की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी 12th क्लास का पार्ट 3 और इसका नाम है संपूर्ण क्रांति। जिस संपूर्ण क्रांति को पढ़ने जा रहे हो बच्चे, पता है ये संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति कौन? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हम जेपी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जी? जेपी। इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है और जेपी के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया पटना के गांधी मैदान में, उस नारे को तो पढ़ेंगे ही, उसकी परिस्थिति को भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बताया था कि कोई भी पाठ हो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले जयप्रकाश नारायण का जीवनी पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख समाजवादी, विचारक, क्रांतिकारी नेता लिखेंगे हम लोग, तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। समाजवादी किसे कहते हैं बच्चे? समाजवाद क्या है इसे ठीक से समझो। वह व्यक्ति जो मानता है कि समाज में सभी लोग बराबर हैं, कोई न छोटा है न बड़ा है, न ऊंच है न नीच है, समाज में सबको जीने का बराबर हक है, तो ऐसे विचारवादी को, ऐसे विचारधारा के लोगों को हम क्या कहते हैं जी? समाजवादी। तो भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अर्थात समाजवादी राष्ट्र का मतलब भारत में के समाज में हर किसी को बराबर का हक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ जी? किसी भी धर्म को विशेष महत्व न देकर सभी धर्म को समान महत्व दिया जाता है। ऐसी विचारधारा में ये विचारक भी अपना विचार प्रस्तुत करता है और ये क्रांतिकारी नेता है। क्रांति नेता की जगह हम क्या लिखेंगे? क्रांतिकारी नेता। और विद्रोही स्वाधीनता सेनानी, माने ये ऐसे स्वाधीनता सेनानी है बच्चे जो बार बार अंग्रेजों के विपक्ष में विद्रोह करते हैं। यहाँ तक 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में जब गांधी जी ने नेतृत्व किया और उन्होंने कहा कि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर दिया, जेल में डाल दिया, जेल से फरार हो गए बच्चे। तो इस तरीके से अंग्रेज इनके पीछे लगे रहे और ये वहाँ से फरार होकर भी देश के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैले हुए सिताब दियारा नामक स्थान पर हुआ था। याद रख लो बच्चे, कोई कोई गांव ऐसा होता है जो समझो दो राज्यों के बीच में पड़ जाता है। इनका गांव है सिताब दियारा। हमारे बिहार के सारण जिला के रिविलगंज प्रखंड में एक गांव है सिताब दियारा, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से सटा हुआ है। तो आधा गांव इनका बिहार में और आधा गांव यूपी में। आज इनके गांव की दुर्दशा ये है बच्चे, इनके गांव की स्थिति बड़ी खराब है। यूपी वाले सोचते हैं कि क्या डेवलप करें, वो तो बिहार के हैं। बिहार वाले सोचे कि क्या डेवलप करें, वो तो यूपी के हैं। बेचारे बीच के गांव में फंसे हुए हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानी बच्चे वो बेचारे नहीं थे, पूरे भारत के राजनीति को बदल देने वाले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण। पढ़ेंगे बच्चे, हमने तुम्हें जो जीके का एक वीडियो डाला है उसमें देख लेना, बिहार में कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसमें भी मैंने इनके बारे में समझाया बच्चे। कहते इनके माता का नाम फूल रानी तथा पिता का नाम हर्षु दयाल था। ये माता, उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माता का नाम। माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हर्षु दयाल। इन्हें बचपन में बाउल के नाम से जाना जाता था। स्टार लगाता हूँ मैं। बचपन में इनका नाम क्या था जी? अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नाम है बच्चे। तो उसी तरीके से कहते हैं इसमें से बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना जी। तथा अपने जन पक्षकर्ता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। माने इसमें समझ लो अपने जितने भी उनके लोग थे उनके लिए उनके लिए इतना मेहनत किए, इतना लोगों में ये समझ लो प्रसिद्ध हो गए बच्चे कि माने ये सभी अपने लोगों के बीच में यह लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जी? कई सारे व्यक्तियों का उपनाम है।
उस उपनाम में से इनका उपनाम लोकमान्य है, इसे याद रखोगे तुम लोग। कहता है इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, जो उस समय के प्रसिद्ध गांधीवादी नेता ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। तो माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, ये मुख्य तौर पर याद रखोगे। जन्म कब कहाँ हुआ था ये देख लेते हैं बच्चे। सामान्य लोगों की तरह बच्चे इनकी भी आरंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई? घर पर ही होती है। जयप्रकाश नारायण की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, ठीक है ना। जो भी बचपन में लोग होते हैं ना, जनरली उनकी शिक्षा कहाँ होती है? जहाँ घर होता है वहीं हुई। कई महान लोग हैं जिनका घर पर ही शिक्षा होती है बच्चे। तुम लोग अभी सामान्य तौर पे मेरे पास पढ़ रहे हो, तुम में से कौन महान बन जाएगा ये कोई नहीं जानता है। जैसे ही कोई एकदम कर्म पथ पे अग्रसर होने लगेगा, लगातार पढ़ते जाएगा, लगातार पढ़ते जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुम लोग भी महान लोगों की श्रेणी में आ सकते हो। समझ में आ रहा है ना? लेकिन बचपन में सब वैसे ही होते हैं बच्चे। कहता है इसमें कि फिर पटना कॉलेजिएट एवं पटना में दाखिल हुए, जहाँ इन्हें बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर हिंदी, कहता है कि वर्तमान में हिंदी की वर्तमान में क्या स्थिति है इस विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मिला। इसके बाद पटना कॉलेज में प्रवेश किए। वो बढ़िया समझ लो बच्चे, जैसे तुम लोगों का भी कभी लेख प्रतियोगिता होता है, आने वाले समय में लिखोगे, इन्होंने लिखेगा वर्तमान स्थिति में हिंदी की क्या स्थिति है। तुम देख सकते हो हिंदी हमारी देश की कौन सी भाषा है? मातृभाषा है बच्चे। फिर भी एकदम जहाँ जाओगे जज का डिसीजन भी आता है तो किस में? इंग्लिश में ही आता है। जहाँ अगर अंग्रेजी बोल दिया लड़का पढ़ा लिखा माना जाता है। आ रहा समझ में ना? हिंदी कहने के लिए है, लेकिन बाकी बोल चाल रहन सहन भाषा में एकदम है व्हाट यू डूइंग हियर, जैसे कोई बोलेगा सोचेगा बाप रे बड़ा पढ़ा लिखा है ये, ठीक है ना। और हिंदी में अगर बोल के हे सज्जन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो कितनी मिठास है। लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज के ज़माने में नहीं है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा एकदम, तुम अपने मम्मी पापा को देख लो बच्चे, आज जेडी सर के पास भेजे हैं तो जेडी सर तुम्हें हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अब बचपन में जैसे ही जन्म तू सब लिया होगा, नाक मुँह ठीक से सीधा किया होगा, तुरंत बाबूजी ले जाकर कॉन्वेंट स्कूल में डालेंगे कि बेटा मेरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, अंग्रेज हो जाएगा। अब वही बेटा बड़ा होगा जब अंग्रेजों के जैसे काम करता है तो बेटा खराब होने लगता है। अरे भारत की स्थिति पढ़ो, हिंदी की क्या स्थिति थी इस पर लेख लिखा किसने? जयप्रकाश नारायण। आगे इन्होंने क्या किया? तो आगे इन्होंने बच्चे असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था बता दो? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन होता है और 1922 में पुनः शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। 1922 ईस्वी आते आते 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना होती है बच्चे गोरखपुर के पास, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी आंदोलन को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। इससे ये काफ़ी नाराज भी होते हैं जयप्रकाश नारायण के, जब आंदोलन इतनी तेज़ गति से तो रोकना नहीं चाहिए, इसलिए फिर 1922 में अब छोड़कर ये आंदोलन चूँकि बंद हो गया, पुनः शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका गए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, लर्कले नहीं बर्कले, इसमें विस्कॉन्सिन, मैडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। ये लिखने के समय मिस्टेक की हो बची, तुम्हें कई बार कहता हूँ तुम देख लिए लिखा करो, तो मुझे उससे पूछ लेना चाहिए। चलो मैं हिंदी वाला जो दूसरा नोट्स है वो भी सेंड कर दूँगा, देख लेना। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया बच्चे? होटल कारखाने में काम भी किया। अपने खर्चा चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? होटल में काम किए, कारखाने में काम किए, लेकिन पढ़ाई को उन्होंने नहीं रोका। इसलिए तुम लोग भी बच्चे अगर जीवन में कभी परेशानी आती है तो मुकाबले करोगे, ठीक है ना, छोड़ के भागो नहीं। आगे मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा वहीं ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। मार्क्सवाद और समाजवाद दोनों की चर्चा, दोनों की जानकारी उनको वहीं होती है। मार्क्सवाद क्या है बच्चे? कार्ल मार्क्स ये कहता है कि दुनिया के में अगर 100 आदमी है और 100 रुपया है तो 2 आदमी ऐसे हैं पूरे दुनिया भर में जिनके पास 98 रुपया है, और 98 आदमी ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 2 रुपया है। ये 98 आदमी कौन है? गरीब है, मजदूर है, कृषक है, हम सब हैं। आ रहा समझ में ना? उन्होंने कहा कि राज्य की संपत्ति पे मजदूरों, किसानों, श्रमिकों तुम्हारा उतना ही हक है जितना राजा और पूंजीपति का है। इसलिए उठाओ एक हाथ में हंसिया और एक हाथ में हथौड़ी। जितने राजा पूंजीपति है सबको
हंसुआ से काट दो, हथौड़ी से ठोक दो, दूर करो इस राजतंत्र को और लाओ क्या, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, क्योंकि इस राज्य पर हम सभी जनता का बराबर हक है। ये है कार्ल मार्क्स की विचारधारा। वह कार्ल मार्क्स वो जितने भी रुपये पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों का विरोध करता है। कहता है कि केवल जीने का सुख जो है पूंजीपति ही नहीं लेंगे, पैसे वाले ही नहीं लेंगे, गरीब मजदूर श्रमिक हम लोगों जैसे आदमी को भी लेना चाहिए। तो अर्थात उन्होंने एक विचारधारा प्रस्तुत कर दिया जो खुलकर सामने आया, जो क्या कहलाया, समाजवाद। मार्क्सवाद के विचार से ही निकल गया क्या, समाजवाद। अर्थात समाज में सभी को जीने का बराबर हक है, समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा ढेर पैसा कमा लिया तो ऊंचा हो गया, अगर कोई किसान है, मजदूर है तो वो नीचा हो गया। समझ में आ गया बच्चे? तो ये विचारधारा इनके दिमाग में आ गया, इसलिए ये सोचने लगे भारत का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, क्योंकि भारत में गरीबी ही ज़्यादा है बच्चे। यहाँ के मजदूर, किसान, श्रमिक, इनके बच्चे अगर पढ़ ले, बढ़ जाए, सब बराबर हो जाए, तब न भारत की विकास माना जाएगा। तो देश लौटने के बाद 1929 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल से बाहर निकलकर अंग्रेज के ही माने कांग्रेस के ही अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट माने होता है सामाजिक, माने कांग्रेस में रह कर बताया इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। 1954 में विनोबा भावे के देख लो 1954 में विनोबा भावे के सूर्योदय आंदोलन गया से जुड़ गए और इन्होंने भूदान आंदोलन भी किया था बच्चे, तो इससे ये जुड़े। और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। 1965 इसमें समाज सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया और 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दे दिया गया। खूब बढ़िया समझते जाओ बच्चे। देश के एक ऐसे राजनेता जो देश की आज़ादी के पहले तो जेल गए ही, देश की आज़ादी के पहले कई बार इन्होंने समझो कि अंग्रेज़ों से लोहा लिया। देश की आज़ादी के बाद भी 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं और कहते हैं कि जितनी प्रजा है सब एक सामाजिक पार्टी है, सबको जीने का बराबर हक है। इसके बाद 1954 में विनोबा भावे के साथ मिलते हैं। 1974 सबसे महत्वपूर्ण, ये स्टार लगा लेना बच्चे, यह पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। 1900 हम अभी इस लेसन को पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल बता देंगे बच्चे। फिर 1965 में इनको समाज सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। स्टार लगाता हूँ, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? 1965। रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या होता है बच्चे? यदि कोई भी व्यक्ति समाज के क्षेत्र में ऐसा काम करे कि समाज के सभी लोग आगे बढ़े, तो वैसे व्यक्ति को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। समझ में आ गया बच्चे? जैसे फिल्मों में जो अच्छा काम करता है पूरे विश्व स्तर पे, उसको दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। समझ में आ रहा है ना जी? पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर कोई बहुत बढ़िया काम कर ले तो उसे पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आ रहा समझ में ना? उसी तरीके से समाज सेवा के लिए जो सबसे अच्छा काम करता है उसको कौन पुरस्कार? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और 1998 मरने के बाद उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। बच्चे, भारत रत्न का मतलब समझ रहे हो? भारत का सबसे बड़ा ये पुरस्कार माना जाता है, असैनिक पुरस्कार। आ रहा समझ में ना? कहता है इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, एक यह पुस्तक का नाम है इनका, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, माने भारतीय राजनीति को फिर से माने रचना करने की ज़रूरत है। पहले की जो प्रथाएं चली आ रही है, सिर्फ कांग्रेस का दबदबा चले आ रहा है, इसके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाया था बच्चे। कुछ कविताएं, डायरी और निबंध इत्यादि इन्होंने लिखा है। अंततः इतना योगदान देने के बाद जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हो गया। 1979 में हो जाता है बच्चे। तो इस तरीके से जयप्रकाश नारायण का मैंने जीवनी तुम्हें बताया बच्चे। लेकिन इनकी जो रचना है ये संपूर्ण क्रांति, यह क्या है जी? यह एक भाषण है। क्या है जी? ये कहानी का सारांश की जगह पे हम लिखेंगे भाषण का सारांश। ये कहानी नहीं है बल्कि क्या है जी? ये भाषण। कहानी क्या है, भाषण क्या है? देखो तो प्रस्तुत पाठ में जयप्रकाश नारायण ने
संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की है। क्या की है जी? व्यापक अपील की है। उन्होंने समझो कि 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस पर अमल करने की ज़रूरत है। कि घटना क्या है बच्चे? तो सन 1974 ईस्वी। घटना कब की है बच्चे? सन 1974 ईस्वी में 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, कहाँ पर जी? दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का अंश यहाँ प्रस्तुत है। वैसा भाषण आज तक किसी ने नहीं दिया जो निम्नलिखित है। उन्होंने जो भाषण दिया वह भाषण क्या है, यही परीक्षा में लिखोगे बच्चे और यही इसका सारांश हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा? जयप्रकाश नारायण छात्रों के आंदोलन को संबोधित करते हुए 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में कहते क्या है? मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे मैं बहस करूँगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूँगा। आपकी बात स्वीकार करूँगा। जन संघर्ष समितियों माने छात्र संघर्ष समितियों की फैसला मेरा होगा। इस नेतृत्व का कोई मतलब तभी है जब वह क्रांति सफल हो जाती है, नहीं तो आपस के बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो यह सरकार के निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। कुल मिलाकर समझ में आ रहा है बच्चे? 1974 ईस्वी में गांधी मैदान में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो छात्र बेरोजगारी के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ, समझो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, कुप्रशासन के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे, हुआ क्या कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ बच्चे। देश की आज़ादी के बाद से भारत के लोगों को कांग्रेस पर इतना विश्वास था कि वो आंख बंद करके चारों तरफ से भारत में समझो कि कांग्रेस को वोट देते चले जा रहे थे। उसमें से कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता थे जो अपनी बपौती समझ लिए थे। वे जनता के हित का काम न करके अपना काम करते थे और उनको लगता था कि हम कांग्रेस पार्टी से हैं तो हमको कोई हराने वाला नहीं है। उनका विरोध करने वाला भी मुख्य तौर पे कोई नहीं था बच्चे। खुलकर विरोध करने की शक्ति अगर कोई रखता था तो कौन? समझो कि जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण, अब समझो कि उसमें कुल मिलाकर 1974 ईस्वी में पूछ रहे बच्चे तो विकास और सोनू कुमार बैठो 2 मिनट के बाद मैं तुम लोगों से बातें करता हूँ। बिठाओ बच्चे। तो इस तरीके से मैं बता दूं 1974 ईस्वी के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने हिम्मत किया और हिम्मत करने के बाद से उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं छात्रों से बात करूंगा, आम जनता से बात करूंगा। छात्र संघर्ष समिति जो कहेगी वह निर्णय मैं मानूंगा और हम इस क्रांति को संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं। संपूर्ण क्रांति किस लिए? हम अंग्रेजों से आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजी विचारधारा के जो लोग हमारे देश में अभी भी पड़े हुए हैं, जो है हमारे देश के लोगों को समझो कि इनको आगे बढ़ाना चाहिए, मदद देना चाहिए, लेकिन वे करोड़पति को, अरबपति को, विदेशियों को मदद देते हैं, पहुंचाते हैं। इसलिए हमें उनका विरोध करना है। बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नौकरी के लिए। और इस तरीके से भारतीय जनता को उन्होंने इतना उद्वेलित किया बच्चे कि उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए बच्चों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, क्या कहा बच्चे? कि भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। अर्थात देश में अगर भ्रष्टाचार फैला है तो किसकी वजह से फैला है बच्चे? सरकार की गलत नीति से फैला है। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है।
बगैर रिश्वत दिए जनता का कोई काम नहीं निकलता है। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेने हैं, उसमें जहाँ हो रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता है। अरे जहाँ जाते हैं वहीं रिश्वत लगता है। जनता का अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। याद करो बच्चे, 1974 के 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान की स्थिति वही है जो आज हो गई है। जैसे उस समय समझो कि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार किसी भी व्यक्ति को बोलने नहीं देती थी। यदि कोई बोलता था, भले ही जयप्रकाश नारायण ही क्यों ना हो, तुरंत इंदिरा गांधी की सरकार थी बच्चे, और तुरंत उस पर इतना दबदबा कर दिया जाता था, उन पर कई सारे जांच आयोग बिठा दिए जाते थे, गिरफ्तार करके जेल के पीछे डाल दिया जाता था। कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। और आज 2025, आज भी अगर हम में से कोई सरकार के खिलाफ बोलता है बच्चे, देश में नज़र उठाकर देख लो तो आज भाजपा की सरकार है। उस समय कौन सरकार थी? कांग्रेस की। आज कौन सरकार है? और आज भाजपा की सरकार भी वही कर रही है बच्चे जो उस समय कांग्रेस की सरकार किया करती थी। उस समय भी भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचारिता था बच्चे, और आज भी हमारी भूखमरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है। और जहाँ जाओ, बैंक में जाओ, दफ्तर में जाओ, अपने स्कूल कॉलेज में जाओ, प्रैक्टिकल के नाम पे पैसे मांग रहे हैं सब टीचर। ये क्या है? भ्रष्टाचारिता नहीं है तो क्या है बच्चे? इतना भ्रष्ट आज के डेट में भी हमारा स्कूल हो गया। देख लो, विकास कुमार आ गया, क्या पता इस सबको 30 में 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिला था कि नहीं मिला था बच्चा? मिला था, लेकिन कुछ देना पड़ा उसको। मिला था, देखो कुछ देना पड़ा तुम्हें बच्चा। सोनू कुमार, ये देख लो, सोनू कुमार इस बार मैट्रिक ये इंटरमीडिएट के एग्जाम में कितना नंबर लाए तुम? टोटल 433। तुम्हारे सामने देख लो, मिठाई लेके भी बच्चे आए हुए हैं दोनों, और 433 मार्क्स इसको मिलता है। और परीक्षा जिस स्कूल से लड़का पढ़ता है, मैं नाम नहीं रखूँगा, उस विद्यालय में देखो भ्रष्टाचारिता का आलम, पैसा भी लिए और 30 में 30 नंबर दिए भी नहीं। तो ये दिक्कत है बच्चे। ऐसे ही चीज़ों से उभरने के लिए जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था। कौन सा नारा? संपूर्ण क्रांति। इस तरीके से बच्चे, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। ये उस समय की बात है। आज भी ये सब नौजवान इंटरमीडिएट करके, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके दर दर भटकते हैं बच्चे। इसे दूर करने के लिए सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जो जन कल्याणकारी हो। ये सब बातें कौन कह रहा है? जयप्रकाश नारायण। खत्म होने जा रहा है बच्चे। कहते हैं, दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। माने सर्वोदय विचार किसे कहते हैं बच्चे? सर्व प्लस उदय, सबका उदय हो। एक ऐसा देश बने जिसमें जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय से ऊपर उठकर हर किसी के डेवलपमेंट की बातें सोची जाए। जैसे आज स्थिति ये है बच्चे कि जो करोड़पति है, अंबानी है, अडानी है, उनके लोन माफ़ कर दिए जा रहे हैं और किसानों के लोन माफ़ नहीं किए जा रहे हैं। ये हमेशा से, सदियों से बच्चे ऐसे ही होते आया है। बात चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, बात चाहे भाजपा की सरकार की हो, ये पार्टियां जो होती है बच्चे, ये अगर सर्वोदय विचारधारा अगर सचमुच अपना ले और ये जितना आंदोलन किया जा रहा है उसको दूर कर दे, तो आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं होती बच्चे। और इस तरीके से कहता है इसमें से कि ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। माने दल विहीन, ये मेरा दल है, वो मेरा दल है, ऐसा दल नहीं होना चाहिए बच्चे। गांव के डेवलपमेंट के लिए जो आगे बढ़े उसको हमें मदद करना चाहिए। कहता है, दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। अर्थात यदि समाज में अगर समझ लो कि स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना कर दी जाए, ये मेरा एरिया, ये तुम्हारा एरिया, ये सब विचारधारा हटा दिया जाए। ये गांव हो गया तो इस मोहल्ले के लोग हमें वोट दिए तो उसको डेवलप करेंगे, उस मोहल्ले का लोग वोट नहीं दिया तो डेवलप नहीं करेंगे। ये सब विचार हमें क्या करना होगा? हटाना पड़ेगा बच्चे। और ये सब अगर विचारधारा हटा दे तब समझ लो ये अच्छे लोकतंत्र को हम कायम कर सकते हैं। तो 2 मिनट और है, 1 मिनट बच्चे। वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। कह रहा है कि अंततः, लास्ट पर हम लोग, कि अंततः जयप्रकाश नारायण ने कहा, यह कहा, और इस प्रकार जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं
बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी बच्चे। इस तरीके से बच्चे 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाता है बच्चे, स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि कहीं जयप्रकाश नारायण देश को दिग्भ्रमित न कर दें, कहीं कांग्रेस की सरकार को समझो कि यह चुनौती न दे दे, इस वजह से कई सारे प्रतिबंध लगाए गए बच्चे, इमरजेंसी लागू कर दिया गया। लेकिन ये जनता, जिसे मूर्ख लोग कहते हैं, ये सब समझती है। 1977 ईस्वी में इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था जिसे कहते हैं जनता पार्टी। क्या कहेंगे बच्चे? और पहली बार कांग्रेस की सरकार को हटाने वाली कोई पार्टी थी तो वह थी कौन? जनता पार्टी। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार जीती और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ये वही जनता पार्टी है बच्चे जिससे आने वाले समय में 5 साल के बाद एक पार्टी निकल के अलग हो गई और बोली कि हम जनता पार्टी तो रहेंगे लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी रहेंगे। उन्होंने आगे क्या जोड़ दिया? भारतीय, अर्थात हम सिर्फ भारत की बात करेंगे। भारत की बात करेंगे तो हम सिर्फ हिंदुओं की बातें करेंगे। और उस हिंदू विचारधारा के बात को आगे लेकर चलने वाली भाजपा की सरकार को समझो कि किसी प्रकार का कोई सीट नहीं मिला था पहले चुनाव में बच्चे। लेकिन आज कहते हैं ना कि तुम प्रयास शुरू कर दो, फल की चिंता न करो। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो बच्चे। जिस भाजपा की सरकार को 1982 के चुनाव में एक भी वोट नहीं मिलता है बच्चे, माने एक भी वोट नहीं बल्कि कोई सीट नहीं मिलता है, आज वह पूर्ण बहुमत में है। इसीलिए तुम लोग भी बच्चे जो कमज़ोर किस्म के बच्चे हो, पहले तुम्हें सफलता नहीं मिलती है, कम नंबर मिलते हैं, चिंता नहीं करना है, मेहनत करते जाओ, एक दिन तुम भी कामयाब हो जाओगे। तो अब हम मिलेंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम एक एक करके तुम देखोगे और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्क्रीन को रोक लोगे और स्क्रीन को रोकने के बाद से इसको लिख लोगे। ये मैं तुम्हें बताने नहीं जा रहा हूँ, समझाने नहीं जा रहा हूँ। अगर उसमें कुछ छूट गया है तो यहाँ से देखोगे। मैं स्क्रीन पे सिर्फ ला रहा हूँ तुम्हें, स्क्रीन पे देख के जाओ, रोक रोक कर इसे लिखो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देख लो ये कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन है इसमें बता दो। अभी तक कितना क्वेश्चन देख लिए हम लोग? 30 देख लिए। इस तरीके से 31 से लेकर 34 यहाँ हो गया, 34 के बाद हमारा हो गया ये समाप्त हुआ बच्चे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।